एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले जल्दी जल्दी बोल देते हैं। अब सबसे पहले पर्सन है यहाँ पे बैटमैन, दूसरे पर्सन है यहाँ पे नाम मत बताना, तीसरे पर्सन है फेंगयुआन और चौथे पर्सन है योगेश। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। 2500 रुपये कलेक्ट करने थे ठीक करने के लिए, क्योंकि फ़ोन कभी भी ख़राब हो सकता है, इस चीज़ के लिए भी अवेयर करते हुए चल रहा हूँ। तो उसमें से 130 रुपये कलेक्ट हो गए हैं। अभी 2500 में भी बहुत सारे बाकी हैं। तो जिन जिन लोगों ने नहीं करा है, 125 लोग अगर मेरे को 20-20 रुपए भी कर देंगे, मेरा काम बन जाएगा। तो जिसने नहीं करा वो कर सकता है, प्लीज़ थैंक यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे ताऊ ज़ो की स्टोरी चल रही थी और उस बंदे ने एक लाइन कही थी, बड़ी आइकॉनिक लाइन थी कि भाई जैसा मैं चाहूँगा मैं वैसा ही जीऊँगा। ट्रू पर्सन वाली बात भाई ने कह दी थी। तो ये था हमारा लास्ट एपिसोड। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, एपिसोड 267 यानी 266। लेट्स स्टार्ट। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है हेवेली कोर्ट के अंदर, बैटलफील्ड। हेवेली कोर्ट के गुइमोटल यहाँ पे तुरंत ही मूव कर गए। एक बंदे ने चिल्ला के बोला, जल्दी से ड्यूक लॉन्ग को रेनफोर्स करो। वो डर नहीं रहे थे, वो देखते हुए रह भी नहीं सकते थे, उन्हें बचाना तो था ही। ड्यूक लॉन्ग और फेंग यूजे हेवेली कोर्ट के दो पिलर्स थे। अगर ड्यूक लॉन्ग हार गया तो पूरी सिचुएशन फिर से डेंजरस हो जाती। तभी बूम आवाज आई। अचानक से फेंग यून ड्यूक लॉन्ग के ठीक सामने अपियर हुआ, एक हाथ पे मारा, मतलब किक मारी, खिंचा के पूरा हाथ तोड़ दिया। ड्यूक लॉन्ग की डिफेंस पूरी तरह से ओपन हो गई। फेंग युआन तुरंत ही पास आया और लेफ्ट हैंड से ड्यूक लॉन्ग के पर्पल हेयर पकड़े, एकदम ऐसे सर पकड़ा पर्पल हेयर से, और भाई पूरी राइट फिस्ट उठाया और एकदम धाड़ पंच मारा, बड़ा खतरनाक वाला। फिर एक पंच, फिर दूसरा पंच। भाई पंचेस कैनन बॉल की तरह ड्यूक लॉन्ग के फेस पर और चेस्ट पर पड़ने लग गए। ड्यूक लॉन्ग फ्री नहीं हो पा रहा था, वो डेस्परेट होकर चिल्लाता है। ड्यूक लॉन्ग कहता है ट्रिपल क्यूआई रेस्ट्रिक्शन। क्यूआई फिर से सर्ज हुई और ड्यूक लॉन्ग की बॉडी में गैदर हो गई। उसकी कंडीशन 3 गुना और ज्यादा स्ट्रांग हो गई और फिर बैम बैम आवाज आई। फेंग युआन ने पंचेस रोके नहीं, और ज्यादा मारना शुरू कर दिए। वो बस मारे जा रहा था लगातार। लेकिन इसी वक्त सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है 1 मिलियन साल पहले। जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल, जब मतलब इमॉर्टल वेनरेबल बना था ना, तब वो ना वर्ल्ड में ना मॉर्टल बनकर घूमता था, यानी मॉर्टल बनकर ट्रैवल करता था। एक दिन वो वेस्टर्न डिजर्ट के एक मतलब बहुत ज्यादा गरीब टाइप का ओएसिस विलेज में आया था। बहुत गरीब विलेज था ये। उसने गो मास्टर बनकर विलेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। विलेज के लोग उसका बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करने लग गए कि कितने अच्छे, मतलब गो मास्टर है, इन्होंने हमारा सब कुछ सॉल्व कर दिया है। एक छोटा चाइल्ड सबसे ज्यादा एक्साइटेड था। वो जेनेसिस लोटस को एकदम भाई देखे जा रहा था और मतलब को एडमायर करने लग गया था वो। उसे अपनी लाइफ में नई होप दिख रही थी कि मतलब अगर गो मास्टर बन जाए इंसान, तो देखो कितना पावरफुल हो सकता है, कितना सब कुछ भला कर सकता है हर किसी का। तो बहुत ज़्यादा एडमायर करने लग गया था ये अपने जेनेसिस लोटस को। चाइल्ड एकदम से घुटनों पर गिर गया। चाइल्ड ने कहा, लॉर्ड गो मास्टर, लॉर्ड गो मास्टर, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वो जेनेसिस लोटस के कपड़े पकड़कर उसे मतलब ऐसे करने लग गया कि देखो ना देखो ना। उसकी आइज़ में आँसू भी थे और थोड़ा बहुत होप दिख रही थी कि मतलब हो जाएगा, मदद मिल जाएगी। जेनेसिस लोटस ने उसे जेंटली उठाया। जेनेसिस लोटस कहता है, बोलो चाइल्ड, मतलब झुको मत, बताओ क्या हुआ। अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। चाइल्ड एकदम से खुश हो गया। उसे वही होप दिखने लग गई कि गो मास्टर पावरफुल होते हैं, मुझे भी गो मास्टर बनना है, एडमायर करूँगा, ये सब उसके मन में भी सोच आने लग गई। लेकिन सबसे ज़रूरी थी यहाँ पे हेल्प लेना उससे। तो वो उसके लिए कहता है कि अगर आप हेल्प कर दो तो बहुत ग्रेट होगा। प्लीज़ मेरी मदर को रिवाइव कर दो। वो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन थी। वही मुझे सबसे ज़्यादा लव करती थी। मेरे फ़ादर हमें बहुत पहले अबैंडन कर चुके थे, यानी छोड़ चुके थे, छोड़ के चले गए थे। मैं सिर्फ़ इसलिए ग्रो कर पाया क्योंकि मेरी मदर ने मेहनत करी थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मदर मर गई। वो इलनेस और थकावट से मर गईं। डेथ बेड पर भी उसने अपने मतलब ट्रेम्बलिंग यानी काँपते हुए हाथों से मेरे को अपने हाथ मतलब अपने काँपते हुए हाथों से मेरे मुँह के पास बिस्कुट ला के मुझे दिया था, बिस्कुट खिलाया था। वो मेरे लिए बचा कर रखती थी मेरा खाना। मुझे मेरी मदर के बिना ना नहीं रहना है। मुझे मेरी मदर के बिना बिल्कुल भी नहीं रहना है। प्लीज़ लॉर्ड गो मास्टर, आप इतने डीप वेल डिग कर सकते हो, इतना मतलब कुआँ खोद सकते हो, इतना मतलब पानी निकाल सकते हो ज़मीन के अंदर से, पानी फाइंड कर लेते हो, खाना दिलवा देते हो, हेल्प कर देते हो, इतना आप सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेरी मदर को रिवाइव भी तो कर सकते होगे, है ना? कर सकते हो ना आप? जेनेसिस लोटस यहाँ पे साइलेंट हो गया। चाइल्ड बहुत इनोसेंट था। उसे नहीं पता था कि डेड को रिवाइव करना मतलब किसी गड्ढा खोदने से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जेनेसिस लोटस एक रैंक 9 वेनरेबल था। जो चीज़ दूसरे नहीं कर सकते, वो ये कर सकता था। मतलब जो चीज़ें नहीं कर सकते, वो कर सकता था। अब ये नहीं पता कि डेड को ज़िंदा कर दे, ये तो नहीं कर मतलब ये क्या पता, है ना? लेकिन वो ये नहीं कर सकता था क्योंकि हेवनली कोड का इमॉर्टल वेनरेबल था वो। जेनेसिस लोटस ने चाइल्ड के हेड को एकदम रब करा प्यार से। जेनेसिस लोटस कहता है, ये पॉसिबल नहीं है।
हर कोई लाइफ और डेथ एक्सपीरियंस करता है। तुम्हारी मदर सिर्फ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंची हैं। ये भी एक रिलीज ही है। स्ट्रांग बनो और हैप्पी लाइफ जियो। मुझे यकीन है तुम्हारी मदर भी यही चाहेंगी। चाइल्ड भाई यहाँ पे वॉलेंटली हट शेक करता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी मदर चाहिए। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। जेनेसिस लोटस ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदर को रिवाइव नहीं कर सकता। चाइल्ड यहाँ पे फीरियस हो गया। तो चाइल्ड चिल्लाते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकते? आप क्लियरली कर सकते हो। जेनेसिस लोटस ने हेड शेक करा, वो साइलेंट रहा। चाइल्ड ने उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करी और दूर जाते हुए कहा, मैं तुमसे हेट करता हूँ, मैं तुमसे हेट करता हूँ गो मास्टर, मैं तुमसे बहुत हेट करता हूँ। आप मेरी मदर को रिवाइव कर सकते हो पर करना नहीं चाहते। आप कोल्ड ब्लडेड हो, आप बहुत क्रूअल हो, क्योंकि वो आपकी मदर नहीं है ना। वो आपकी मदर थोड़ी होती है। अगर वो आपकी मदर होती तो क्या आप इतनी इजीली रिफ्यूज कर देते? आप अपनी मदर को बचाते ना, लेकिन वो आपकी मदर थोड़ी ना है, वो तो मेरी मदर है। जेनेसिस लोटस थोड़ी देर साइलेंट रहा पर एक्सट्रीमली सिंसियर वॉइस में कहता है, हाँ, मैं फिर भी यही करता। हर किसी को डेथ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, चाहे वो मतलब कोई भी हो और कौन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कोई भी हो, उसे डेथ एक्सपीरियंस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है ये सब फेट का अरेंजमेंट है। और जैसे ही उसने फेट का अरेंजमेंट बोला ना, चाइल्ड बोलता है एकदम चिल्लाते हुए, वो बच्चा चिल्लाते हुए कहता है, टू हेल विद योर फेट। मुझे तुम्हारे फेट से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरी मदर वापस चाहिए। विलेजर्स ने चाइल्ड को एकदम पकड़ लिया। वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करके एकदम चिल्ला रहा था कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पहले इसके पास खड़े होकर आराम-आराम से कह रहा था, लेकिन जैसे इसने मना करा ना, उसका मुँह उतर गया, वो जाने लग गया और जाते हुए एकदम चिल्ला-चिल्ला के सब बातें बोलते हुए जा रहा था। वो जेनेसिस लोटस से रिपीटेडली मतलब अपोलोजाइज़ करने लग गए जो गाँव वाले थे कि इसको छोड़ दो, ये बच्चा मतलब पागल है थोड़ा-सा, अपनी मदर के चक्कर में ऐसा हो गया है। जेनेसिस लोटस ने हेड वेव करा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब उसने स्ट्रगलिंग चाइल्ड को देखा, तब वो सडनली एक डेज़ में ही चला गया। उसकी बॉडी ना साइलेंटली यहाँ पे ना काँपने सी लग गई। उस मोमेंट पर उसे एक रियलाइज़ेशन हुआ, जब वो वर्ल्ड ट्रैवल करता था, जब वो वैग्यू अनईज़ फ़ील करता था, उसका रीज़न अब समझ आया। ह्यूमन्स हार्ट बदल चुके हैं, यानी ह्यूमन्स के जो दिल हैं वो बदल चुके हैं। उनकी ग्रीड एक तरीके से मतलब एक तरीके से इंस्टेटेबल हो चुकी है। जब ह्यूमंस वर्ल्ड के रूलर्स बन गए, उनकी डिज़ायर्स सर्वाइवल से आगे बढ़ गईं। वो इंक्रीज़िंगली इंसेन और डिसोल्यूशनल हो गए। जेनेसिस लोटस ने चाइल्ड को देखा और रियलाइज़ किया, आज के ह्यूमंस भी इस चाइल्ड जैसे हैं। वो फेट के मतलब ये जो शक्ल्स हैं, यानी जो फेट का बंधन है या फेट की जो बेड़ियाँ हैं, इसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक तरीके सा मतलब एक तरीके का ना इम्प्रैक्टिकल विश के लिए है। विश विश के लिए है, लेकिन क्या वो विश ट्रूली इम्प्रैक्टिकल है? क्या डेड को रिवाइव करना इम्पॉसिबल है? जेनेसिस लोटस जानता था ये पॉसिबल है, लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसे अलाउड नहीं है ये करना। पर अगर अलाउड नहीं होता है मतलब अलाउड नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कोई करेगा ही नहीं? जेनेसिस लोटस सडनली लॉस और हेजिटेशन फील हुआ उसको अपने अंदर। एक डीप हेल्पलेसनेस उसके सराउंड कर गई उसको। वो एक रैंक 9 विनरेबल था, अपने एरा का नंबर 1 पर्सन था। वो फ़ोर्स से लोगों को रोक सकता था, लेकिन उसकी डेथ के बाद क्या होगा? यानी जब जेनेसिस लोटस चला जाएगा, मर जाएगा, फिर चाहे वो अपनी लाइफ़ का हर एफ़र्ट लगा दे और कोई रिवाइव अटेम्प्ट ना करे, क्या वो लोगों के माइंड में ये थॉट मिटा सकता है? मतलब ये वाला थॉट हटा सकता है कि लोग ये सोचे कि डेड को रिवाइव करा जा सकता है, ये थॉट हटा सकता है? नहीं हटा सकता। सबसे टेरिफाइंग चीज़ ये थॉट्स थे। वो लोगों के डिज़ायर को स्टॉप नहीं कर सकता था। सही बात है भाई। देखते हैं। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है प्रेज़ेंट बैटलफ़ील्ड के अंदर। फेंग युआन ड्यूक लोंग को लिटरली भाई एकदम कुत्ते की तरह मारा जा रहा था। शुरू में ड्यूक लोंग ने फुल पावर से काउंटर अटैक किया था, लेकिन फेंग युआन ने सब अटैक्स को अपने फेस पर ही एंड्योर कर लिया। उसके फेस पर कोई भी इमोशन नहीं था। अब ड्यूक लोंग का अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका था। उसका चेस्ट एकदम केव की तरह एकदम गड्ढा सा अंदर होने लग गया था। उसकी ड्रैगन स्केल हर तरफ से बिखरी हुई थी। उसकी ऑरा बहुत वीक हो चुकी थी। ड्यूक लोंग यहाँ पे एकदम चिल्लाया और कहा, ट्रिपल किया रिस्ट्रिक्शन। उसका ऑरा फिर से एकदम राइज करने लग गया। इंजरीज इंस्टेंटली हील हो गई। बैम बैम आवाज़ आई। फेंग युआन फिर से यहाँ पे पंचेस को बरसाने लग गया। ड्यूक लॉन्ग का फेस हील होता है और फेंग युआन फिर से उस पे मार के उसे वापस से क्रश कर देता है। यही होता रहा मतलब इधर से
हील हो रहा है, उधर से फिर पड़ रहा है, इधर से हील हो रहा है, फिर पड़ रहा है। भाई फेंग यून कुत्ते की तरह मार रहा था, हर जगह से ब्लड निकलने लग गया था। ड्यूक लोंग यहाँ पे रिट्रीट नहीं हुआ, वो डिफेंड करता रहा और फिर चिल्लाया। ड्यूक लोंग दोबारा से कहता है ट्रिपल क्यू रेस्ट्रिक्शन, उसकी कंडीशन फिर से रिकवर हो गई। कैप के अंदर से रेकलेस सेवेज की विल भाई चीयर कर रही थी। रेकलेस सेवेज चिल्लाते हुए कहता मारो मारो इसको, मारो इसे और जोर से मारो, इसे निचोड़ डालो। मैं देखना चाहता हूँ हेवनली कोड के पास कितने एक्यूमुलेशन हैं, कितने टाइम तक ये एक्सपेंड कर सकते हैं। हा 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 हा, लेकिन फेंगियोन यहाँ पे शांत था। वह कैलकुलेट कर रहा था कि 3 मॉन्स्टर की कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बची है। उसकी स्ट्रेंथ धीरे-धीरे वीकन हो रही थी। जब मॉन्स्टर्स मतलब फर्स्ट अपीयर हुए थे, ग्रीन फिश ने सिर्फ एक हेडबट से ही ड्यूक लॉन्ग की सारी बोन्स तोड़ दी थी। लेकिन अब बहुत बैटल और फेट वैंकिश के मल्टीपल हिट्स खाने के बाद 3 मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ बहुत कम रह गई है। इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन सब एस्पेक्ट में स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा था। डिफेंस, मूवमेंट, हीलिंग, और ये सब बहुत फास्ट कंज्यूम हो रहे थे। एक्यूमुलेशन के मैटर में वो हेवनली कोर्ट से कंपेयर या कम्पीट तो कर ही नहीं सकता। सडनली फेंग युआन ने अपना फिस्ट उठाया और फुल पावर से एक खतरनाक वाला स्ट्राइक मारा, बूम! एक भाई डिफीनिंग साउंड आया। फेंग युआन का राइट फिस्ट ड्यूक लोंग के फेस में ही घुस गया। टेरिफाइंग स्ट्रेंथ यहाँ पे एक्सप्लोड हुई। ड्यूक लोंग इंस्टेंटली अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियसनेस लूज़ करने लग गया, यानी बेहोश सा होने लग गया। वो स्काई में मीटियोर की तरह शूट हुआ और न्यू मतलब बहुत गंदी तरीके से गिरा भाई। और नेक्स्ट मोमेंट ही वो ग्राउंड पर ऐसे गिरा, एकदम ऐसा लगा कि भाई ऊपर से कबूतर ने टट्टी करी हो, पट से आवाज़ आई नीचे। और जब ये गिरा था ना टट्टी की तरह, तो ऐसा मानो कि जो टट्टी गिरी है, वो टट्टी छेद दिया ज़मीन को भी, गड्ढा बना दिया भाई। इतना ड्यूक लोंग को और नीचे घुस गया एकदम, इतना खतरनाक पंच पड़ा था भाई इसको। उसका पावरफुल बॉडी हेवीली कोट के ग्राउंड को एकदम छेदते हुए अंदर ही घुस गया और भाई एकदम बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। और भाई वो जो गड्ढा था, उसके डीपेस्ट पार्ट में ड्यूक लोंग बिल्कुल मोशनलेस पड़ा था। लेकिन उसी वक़्त ट्रिपल क्यूआई रिस्ट्रिक्शन फिर से एक्टिवेट हो गया और एंडलेस क्यूआई फिर से उसकी बॉडी में गैदर होने लग गई। फेंग युआन ने कोल्ड सा लुक दिया। उसने अपना हाथ खोला और उसकी मुट्ठी से ड्यूक लॉन्ग के पर्पल हेयर का एक बड़ा-सा मतलब हिस्सा उसके हाथ में ही बिखरा हुआ था। वो हेयर उसने पंचेस के टाइम ज़ोर से खींचकर तोड़ दिए थे। फेंग युआन कामली यहाँ पे एनालाइज़ कर रहा था। ट्रिपल क्यूआई रिस्ट्रिक्शन ड्यूक लॉन्ग खुद एक्टिवेट नहीं कर रहा था। ये असल में प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमोर्टल वल्नरेबल का छोड़ा हुआ मेथड था। इसलिए चाहे ड्यूक लॉन्ग टेम्परेरी अनकॉन्शियस ही हो गया, यानी बेहोश ही हो गया हो, ट्रिपल क्यूआई रिस्ट्रिक्शन फिर भी उसे सपोर्ट करता रहेगा। और दूसरी तरफ इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची थी, यानी बहुत कम हो गई थी। अगर ये किलर मूव अभी ब्रेक हो गया तो फेंगियन दोबारा रेकलेस सेवेज डीमन वेनेबल की स्ट्रेंथ से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगली बार उससे मतलब यूज़ करने के लिए इस चीज़ को अपनी खुद की पावर पर रिलाई करना पड़ेगा। मतलब यूज़ तो नहीं कर सकता, खुद की पावर से ही लड़ना पड़ेगा। ड्यूक लॉन्ग टेम्परली यहाँ पे रुक गया था। फेंगियन तुरंत ही टर्न हुआ और हेवन ओवरसिंग टावर की तरफ चार्ज कर गया। हेवन ओवरसिंग टावर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा था, लेकिन 3 रीजन के गो इमॉर्टल के इंटरफेरेंस की वजह से वो फेंगयुआन से बहुत दूर नहीं जा पाया था। हेवेली कोर्ट के इमॉर्टल यहाँ पे चिल्ला रहे थे, "उसे रोको, फेंगयुआन को रोको, किसी भी प्राइस पर उसे रोको बस।" हेवेली कोर्ट के गो इमॉर्टल भाई एकदम मॉथ्स की तरह, यानी वो मक्खियों की तरह एकदम भिनभिनाए जा रहे थे, उसके आस-पास भटके जा रहे थे ये हेवन ओवरसिंग टावर की तरफ, ताकि फेंगयुआन आराम से यहाँ पे आके और हेवन ओवरसिंग टावर का फेडगू खत्म ही कर दे। सब फेंगयुआन को यहाँ पे रोकने आ गए थे हेवेली कोर्ट वाली साइड के। सबसे पहले यहाँ पे ये क्योज़ी उसके सामने आया। फेंगयुआन ने एक पंच मारा, वो पंच उसके वुडन आर्मर को एकदम छेदते हुए उसको एक ही पंच में खत्म ही कर दिया। ये क्योज़ी को भाई फेंगयुआन ने एक इंस्टेंट में मार दिया, वन शॉट कर दिया। फिर आया ज़ाओ शानही, फेंगयुआन पे जंप करा उसने अटैक करने के लिए। फेंगयुआन ने एक किक मारी, सीधा उसको फाड़ दिया, वो भी खत्म। फिर आया वॉर्टेक्स स्पेस बॉय, वो चिल्लाते हुए आया फेंगयुआन के पीछे अपीयर हुआ एकदम पकड़ने के लिए फेंगयुआन को। फेंगयुआन ने एक टाइनी हेड फिंगर एकदम ऐसे मारी, एकदम पट से एक मुट्ठी की तरह बस, और भाई क्या बोले, उसका ब्लड मतलब ऐसा मारा हेड के ऊपर, वो भेजा पीछे निकल गया हो, ऐसा हो गया सीन। ब्लडी कैप के अंदर रेकलेस सैवेज की विल एक्साइटेड होकर चिल्लाई। रेकलेस सैवेज कहता, हा हा हा, ये हुई ना बात, मार दो सबको, उन्हें भाई छेद डालो, फाड़ डालो इन लोगों को, फिर सीधा चार्ज करो, सब कुछ तोड़ डालो। इसी वक्त एक और चिल्लाने की आवाज आई। ड्यूक लॉन्ग फिर से स्काई में उड़ता हुआ आ गया। वो फेंगयुआन को रोकने आ रहा था। ड्यूक लॉन्ग कहता, फेंगयुआन तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। लेकिन उसी मोमेंट एक पैलेस सडनली ड्यूक लॉन्ग के सामने ऊपर मतलब सामने या ऊपर अपीयर हो गया। अब वो था ड्रैगन पैलेस। बस जैसे-तैसे यार ड्यूक लॉन्ग को थोड़ी देर के लिए रोकना है, बस फेंगियन पहुँच ही गया हेवन ओवरसिंग टावर की तरफ और उसके ऊपर फेडगू है, खत्म होने वाला है फेडगू। वुशुआई का पास्ट ट्रेजेडी से भरा हुआ ये ड्रैगन पैलेस था। ड्रैगन एक्सटर्मिनेशन एक भाई एग्जीक्यूशनर ब्लेड की तरह हमेशा उसकी रेस के ऊपर लटका रहता था। क्योंकि भाई ड्यूक लॉन्ग की वजह से ये ये सब कुछ क्या बोले, उसकी पूरी रेस खत्म हुई है। और एक ड्रीम रिविलेशंस के
बार-बार उसको आते थे और ड्रैगन मैन एक्सटर्मिनेशन को सॉल्व करने के लिए उसे रैंक के ड्रैगन पैलेस और ड्रैगन मैन बॉडीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने पड़ गए थे। लेकिन वू शुआई अकेला ये डिसीज़न नहीं ले सकता था। उसने सारे ड्रैगन मैन को इमॉर्टल को बुलाया और उन्हें सच बताया और उन्हें हेल्प भी माँगी कि देखो ऐसा-ऐसा सीन चल रहा है, ड्यूक लोंग सबको मार देगा। ड्रैगन पैलेस एक ह्यूज हॉल में एक तरीके से मीटिंग हुई थी बहुत खतरनाक वाली। ऑलमोस्ट सारे ड्रैगन मैन को इमॉर्टल वहाँ थे। वू शुआई ने तब बोला था कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए बहुत सारे ड्रैगन मैन चाहिए होंगे। इनमें से ऑलमोस्ट सब मर जाएँगे। जो बचेंगे भी वो ज़िंदा रहना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं अकेला ये डिसीज़न नहीं ले सकता। जो भी अपोज़ करता है, अभी बोल सकता है। तुरंत एक आवाज़ आई, आई ऑब्जेक्ट। सबने मुड़कर देखा कि वो था सेवेंथ यंग मास्टर, ड्यूक लोंग के सबसे बिलोवेड ग्रैंडसन था। वो गुस्से में वू शुआई पर चिल्लाया। सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, "तुम पागल हो, तुम एक चूहे हो। ट्रस्ट गेन करने के लिए तुमने अपने सबसे लॉयल मतलब भाई को मार दिया। ड्रैगन मैन सुप्रीम बनेंगे, आगे जाके वो रूलर बनेंगे। सीक्रेट छुपाने के लिए तुमने अपने फादर की डेथ का कॉज़ बना डाला। ड्रीम टोकन इमॉर्टल को डिफाइन करने के लिए तुमने अपनी बिलोवेड वाइफ को गू मटेरियल बना दिया। अब ड्रैगन मैन एक्सटर्मिनेशन को रोकने के लिए तुम इनोसेंट ड्रैगन मैन को एक्सपेरिमेंट में सैक्रिफाइस करना चाहते हो। तुम्हारा हर्ट इतना विक्ड क्यों है? तुम इतने कोल्ड हार्टेड क्यों हो? तुम सोचते हो ये एविडेंस देकर हम तुम पर बिलीव करेंगे? तुम कितने ही लाउथेबल हो। एक्चुअली तुम बहुत ज़्यादा लाउथेबल नहीं हो, तुम बहुत पिटीफुल हो। तुमने अपनी वाइफ को हैप्पीनेस देना चाहा और एंड में तुमने उसे सैक्रिफाइस कर दिया। तुम अपने फादर को प्राउड बनाना चाहते थे ना और एंड में तुमने उन्हें ही खुद मार दिया। हुआंग वाई को तुमने ब्राइट फ्यूचर का प्रॉमिस करा था तुम्हारे ब्रदर को और क्या दिया? होप दिया और फिर एंड में जाके उसे मार दिया। क्या फ्यूचर बचा है? सेवेंथ यंग मास्टर भाई बहुत ज़्यादा एकदम भाई हँसने लग गया बोलते-बोलते, उसकी आँखों में आँसू भी आ गए थे। सेवेंथ यंग मास्टर ने कहा, "तुम ड्रैगन मैन रेस को राइज़ करना चाहते थे। एंड में क्या हुआ? हमारी रेस एक्सटिंक्ट होने वाली है, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम एम्बिशियस नहीं होते और साउथ फ्लावर आइलैंड कैप्चर नहीं करते, रैपिड डेवलपमेंट नहीं करते, तो ह्यूमन्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता और अगर ड्रैगन मैन क्वाइटली यहाँ पे रहते, तो एंसेस्टर हमें वाइप आउट करने का डिसीजन नहीं लेता। वू शुआई, तुम सबसे पावरफुल ड्रैगन मैन हो एंसेस्टर के बाद, लेकिन तुमने हमें ग्लोरी नहीं दी, होप नहीं दी, इक्वालिटी नहीं दी, डिग्निटी नहीं दी, तुमने दिया, क्या दिया? डिस्ट्रक्शन। तुम्हारी लाइफ एक ट्रेजेडी है, पूरी लाइफ एक ट्रेजेडी है। हॉल कंप्लीटली यहाँ पे साइलेंट हो गया। वू शुआई अपने ड्रैगन थ्रोन पर एक्सप्रेशनलेस बैठा था। तब एक ड्रैगन मैन गुइमॉर्टल आगे आया। वो वू शुआई के सामने खड़ा हुआ और एक मतलब एक तरीके से कावर्ड की तरह मुड़ गया। ड्रैगन मैन इमॉर्टल ने कहा, "मैं लॉर्ड वू शुआई को सपोर्ट करता हूँ।" सॉरी कावर्ड कह दिया मैंने, क्राउड बोलना है इसको। हाँ, मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होंगे जो वू शुआई के साथ खड़े होने आ गए होंगे। तो इनमें से क्राउड से कोई बंदा निकल के आ गया आगे और आगे आके ना ये कहने लग गया कि मैं वू शुआई को सपोर्ट करता हूँ। सेवेंथ यंग मास्टर यहाँ पे शॉक हो गया कि हैं इतना सब सुनाने के बाद अभी भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेवेंथ यंग मास्टर ने कहा, थर्ड अंकल आप?" फिर दूसरा ड्रैगन मैन इमॉर्टल सामने आया। दूसरा इमॉर्टल कहता है, "मैं भी लॉर्ड वू शुआई के प्लान से फुली एग्री करता हूँ।" सेवेंथ यंग मास्टर दोबारा से शॉक हो गया। उसने कहा, "फिफ्थ अंकल आप भी?" फिर एक और, फिर एक और, फिर और भी लोग आने लग गए। एक-एक करके सब ड्रैगन मैन को इमॉर्टल वू शुआई के सामने खड़े हो गए। कुछ ही मोमेंट्स में सेवेंथ यंग मास्टर अकेला रह गया। वो डिसबिलीफ में चिल्लाया। सेवेंथ यंग मास्टर कहता है, "क्या तुम सब पागल हो गए हो? उसका साथ क्यों दे रहे हो वू शुआई का? उसने क्या-क्या करा तुम्हें पता नहीं है?" असल में ये वो सीन दिखाए हैं मतलब वो सीन दिखा रहे हैं हमें, ये तब का सीन है। हमने देखा था कि लास्ट में बस इतना हुआ था कि सबने बस वू शुआई को एक ट्रेजेडी बता दिया था। फिर सीन वहाँ पे कट हो गया तो फिर बताया नहीं गया कि आगे क्या हुआ। तो अब बताया जा रहा है कि आगे ये सब हुआ था। सब सपोर्ट में आए थे। मुझे लगा था ट्रेजेडी बोल दिया होगा, फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सब सपोर्ट कर रहे थे। एक ड्रैगन मैन यहाँ पे कहता है ड्रैगन मैन कहता है, "अगर ये मैडनेस है, तो हम सभी लूनाटिक्स हैं।" दूसरा कहता है, "रंजू जैसे लूनाटिक बनना हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।" तीसरा कहता है ड्रैगन मैन, "लिटिल सेवेंथ, तुम अभी भी नहीं समझे, अपनी लाइफ और डेथ का कंट्रोल किसी और के हाथ में होना सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, चाहे वो हमारा एंसेस्टर ही क्यों ना हो, उससे राइट नहीं।" वू शुआई धीरे से ड्रैगन थ्रोन से खड़ा हुआ, उसका फेस भाई आँसुओं से भरा हुआ था। वू शुआई की वॉइस यहाँ पे भाई चिल्लाई। वू शुआई ने कहा, "सब लोग, मैं वू शुआई यहाँ ओथ लेता हूँ, ड्रैगन मैन रेस सर्वाइव करे या एक्सटिंक्ट हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा। मैं अपना हर्ट, अपना ब्लड और अपनी पूरी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन डेडिकेट करता हूँ। अगर एंड में फेल हो गया, तो भी मैं अपनी लास्ट साँस तक फाइट करूँगा। मैं मर गया, तो मेरी स्पिरिट और डिटर्मिनेशन किसी और में इनहेरिट होगी। अगर मेरी स्पिरिट भी खत्म हो गई और सिर्फ़ मेरा नाम बचा, तो भी मेरा नाम फाइट करता रहेगा। मैं कभी रेसिस्ट करना बंद नहीं करूँगा।" इसी के साथ सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है
प्रेजेंट टाइम के अंदर बूम आवाज आई, हीरोज अमंग पीपल के एम्पलीफिकेशन के अंडर ड्रैगन पैलेस मुश्किल से ड्यूक लॉन्ग को ब्लॉक कर पाया था। अगले ही मोमेंट ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे रोर करा, उसने ड्रैगन क्लो से स्ट्राइक यूज करा और ड्रैगन पैलेस को सीधा उड़ा डाला। अब ड्यूक लॉन्ग का विजन यहाँ पे क्लियर हो चुका था, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि फेंग युआन ऑलरेडी हेवन ओवरसिंग टावर के पास पहुंच गया था। सिर्फ वही नहीं था, वू योंग, बिंग साइचुआन, शेंग कोंग शेंग, बाकी सब एक्सपर्ट टाइड की तरह आगे बढ़ गए थे। उनका अटैक टेरिफाइंग था। ड्यूक लॉन्ग समझ गया कि अब वो उन्हें टाइम पर ब्लॉक नहीं कर सकता। उसकी आइज़ एंगर से भर गई थी। अब सिचुएशन ऐसी थी कि चाहे हेवन ओवरसिंग टावर पैंथम बन भी जाए, फिर भी डेंजर अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि फेंग युआन के पास ड्रीम पाथ मेथड थे। फेंग जिंगवांग उन मेथड को काउंटर कर सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एक मॉर्टल गू मास्टर थी। उसकी स्ट्रेंथ करंट फेंग युआन के अगेंस्ट बिल्कुल एक तरीके से इनसफिशिएंट थी, यानी बिल्कुल भी काफ़ी नहीं थी। ड्यूक लॉन्ग यहाँ पे चिल्लाया और कहता है, जल्दी फेट वैंकिश यूज़ करो। हेवन ओवरसिंग टावर के अंदर के गोई मॉर्टल यहाँ पे काँप से गए। उन्होंने एनिमीज़ और अलाइज़ की परवाह नहीं करी। डेस्परेशन में फेट वैंकिश एक्टिवेट कर दिया और आसमान दोबारा से व्हाइट लाइट में चमक उठा। हर जगह से व्हाइट लाइट यहाँ पे बहने लग गई और पूरी दुनिया व्हाइट लाइट से जैसे भर सी गई हो। ये हेवन ओवरसिंग टावर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड था। इसका कोर था रैंक 9 का फेट गू। चाहे हेवेली कोट हो या 3 रीजन के गोई मॉर्टल, सब इस किलर मूव को बहुत ही अच्छे से जानते थे। व्हाइट लाइट बैटलफील्ड पर रूथलेसली स्प्रेड हो गई। एनिमीज़, अलाइज़ कोई भी डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं हुआ और एक ही इंस्टेंट में हर मतलब इमॉर्टल वो हाउस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। जो भी आस-पास था, सारे यहाँ पे डैमेज हो गए। वू योंग यहाँ पे दाँत दबा लिए उसने। वू योंग कहता है डैम इट! फिर से ये मूव। उसके लिप्स के कॉर्नर में ब्लड निकल रहा था। वू योंग कहता है, जब भी हम कोई ब्रेक थ्रू करते हैं, फेट वैंकिश सब कुछ रिवर्स कर देता है। तभी उसकी आइज़ यहाँ पे सडनली फोकस हो गई। उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। बैटलफील्ड अब कंप्लीटली यहाँ पे एम्प्टी और व्हाइट स्पेस बन चुका था, लेकिन उस व्हाइटनेस में एक ब्लड रेड ट्रेस अभी भी बाकी था। सब जगह व्हाइटनेस दिख रही थी, ऐसा लग रहा था दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो गई हो, लेकिन इस ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अंदर उनके ठीक सामने एक बंदा फ्लोट कर रहा था, कैप पहने हुए रेड कलर का, भाई फ्लोट करता हुआ। वो क्या कैप था? वो एक कैप था, वॉर बैनर की तरह फ्लटर कर रहा। कैप के अंदर से रेकलेस सैवेज की विल एक तरीके से एक्साइटमेंट में पागल हो रही थी। रेकलेस सैवेज कहता, ओहो हो! ये हुई ना बात। इस हेवन और अर्थ में मेरे अलावा कौन है? क्रूशियल मोमेंट पर सबको मेरी ही ज़रूरत पड़ती है। मैं कितना कूल हूँ, डैम कूल। अब सिर्फ 3 मॉन्स्टर्स अलग होते हैं। वो फेट वैंकिश से रेसिस्ट नहीं कर पाते, लेकिन जब वो कंबाइन होकर फेंगयुआन के कोर से कनेक्ट हो गए थे और फेंगयुआन एक कंप्लीट अदरवर्ल्डली डीमन था, तब फेट वैंकिश उन्हें हार्म नहीं कर सका था। एंडलेस व्हाइट लाइट के बीच फेंगयुआन व्हाइट रोब में, ब्लैक हेयर और ब्लडी कैप हवा में वायलेंटली फ्लटर कर रहा था। वो चेंज कर रहा हूँ, चार्ज करता है, फुल आगे बढ़ता है, वो बिल्कुल नहीं रुक रहा था। कैलेमिटी लेकल्टर के अंदर बिंग साई चुआन ने आंखें वाइडली ओपन करते हुए देखा। कहा उसने, बिंग साई चुआन ने, अभी भी होप है, फेंगयुआन है। वो व्हाइट स्पेस में मूव करते हुए रेड फिगर को एकदम देखे जा रहा था जो फेंग युआन था। दूसरी साइड शेंग कोंगशेंग स्काई से एकदम गिर रहा था। वो रिपीटेडली ब्लड एकदम मुँह से थूक रहा था। फिर भी उसकी आइज़ अभी फेंग युआन के ऊपर ही लॉक्ड थी। वो एकदम ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे बस हार चुका है, लेकिन वो देखे जा रहा था फेंग युआन को। गिरते-गिरते फेंग युआन की तरफ देख रहा था। उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया और कहा, फेंग युआन, तुम डैम्ड डीमन, अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। फेंग युआन फुल स्पीड में एरो की तरह शूट हुआ। वो ऐसा लग रहा था जैसे कैलेमिटी लेकल्टर स्टार ग्राउंड से स्काई में राइज़ हो रहा हो। वो वर्ल्ड में क्योस ला रहा था और हेवन को चैलेंज कर रहा था। कैप के अंदर रेकलेस सैवेज की विल यहाँ पे चिल्लाती है, चार्ज! चार्ज! और यहाँ पे चिल्लाते हुए अपनी रेकलेस सैवेज की विल कहती है कि एक असली मर्द, असली मैन की पावर तब दिखती है जब वो चार्ज करता है। ये हुई ना बात। तो यहाँ पे ड्यूक लॉन्ग, फेंग जीजे, हेवेली कोड के इमॉर्टल, 3 रीजन के इमॉर्टल, सबने अपनी आइज़ फोर्स से बस ओपन रखी थी, देख रहे थे सामने क्या हो रहा है। सबकी गेज़ फेंग युआन के ऊपर फिक्स थी। हेवन और अर्थ प्योर व्हाइट सीन बन गए थे और व्हाइटनेस में वो पाथ बिल्कुल लंबा लग रहा था, जैसे वो हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री को क्रॉस कर रहा हो, पूरी हिस्ट्री उसके अंदर हो। जो भी मतलब हेवेली कोड जब से अब तक बना था, वो पूरी हिस्ट्री इसके अंदर हो, पास्ट से लेकर प्रेज़ेंट तक। अब देखते हैं सीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया इसी बीच में। 3 मिलियन साल पहले वेरिएंट ह्यूमन्स का एरा था। तब एक तरीके से इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन स्लेव था, उसका नाम था वाई यूशु। उसने हेवेली कोड का नाम सुना था, वो स्लेव रहना नहीं चाहता था, इसलिए वो एस्केप कर गया। उसका मास्टर उसका पीछा करते हुए चिल्लाया, प्रिंसेस ये तोंग उसका मास्टर थी, लौंडिया है ना ये। वाई यूशु, जब मैंने तुम्हें खरीदा था
तुम एक चाइल्ड थे, तुम्हें कल्टीवेशन तक नहीं आता था, मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करा, मैं तुम्हें गू इमॉर्टल भी बनाया, मेरी प्रोडक्शन और एक तरीके से मेरी गाइडेंस की वजह से तुम इतने मतलब इतने ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं, बताओ इतना बोल्ड हो गए, तुमने मुझे बिट्रे क्यों कर दिया? मैं प्रिंसेस ये टोंग तुम्हें कब मतलब एक तरीके से मिसट्रीट करा, मैंने तुम्हें अच्छे से हमेशा ट्रीट करा है, कभी भी मैंने तुम्हें गलत तरीके से ट्रीट नहीं करा, तुम लग्ज़री और पीस में रहते थे, तुम्हें सिर्फ़ मेरी सर्विस ही तो करनी होती थी। वाई यूशु सैडली स्माइल करते हुए कहता है, फिर भी मैं सिर्फ़ एक स्लेव ही था। इंकमैन इमॉर्टल गुस्से में यहाँ पे क्या बोले, वो तो गुस्से में आ गई। वो कहती है अपनी प्रिंसेस ये टोंग, मेरी स्लेव बनना क्या बुरा है? कितने इंकमैन तुम्हारी लाइफ़ चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये चांस भी नहीं मिलता। यहाँ पे वाई यूशु कुछ सेकंड यहाँ पे साइलेंट रहा, फिर स्लोली कहता है, पहले मुझे ये बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने सुना कि इस वर्ल्ड में हेवेली कोर्ट नाम की जगह है, जहाँ ह्यूमन्स फ्री रहते हैं, तब मुझे समझ आया कि मैं हमेशा डिप्रेस क्यों रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ नहीं है। हा 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 हा, मैंने लेजेंड्स ऑफ रेंजू पढ़ा है। मैं बहुत स्टूपिड था। विंगलेस बर्ड, टूथलेस बीस्ट और गिललेस फिश भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड। कम से कम उन्हें पता था कि उन्हें अपनी फ्रीडम लूज़ कर दी है, और मैं तो उनसे भी ज़्यादा स्टूपिड हूँ। विंगलेस बर्ड, टूथलेस बीस्ट या गिललेस फिश उन सबको पता था। वो तो मेरे से ज़्यादा स्मार्ट थे। वो अपनी फ्रीडम को चेज़ करते थे और मैं मेरे को ये भी नहीं पता। इसलिए वो अपनी लाइफ़ स्टेक करके फ्रीडम को चेज़ करते रहे, और मेरे को देखो, लेकिन मैं क्या था? मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी फ्रीडम चली गई है। इंकमैन इमॉर्टल ने उसकी तरफ देखा। यहाँ पे प्रिंसेस ये टोंग कहती है इंकमैन इमॉर्टल यही है, तो कहती है, तो तुम हेवेली कोर्ट जाना चाहते हो? तुम बहुत ही नाइव हो, यानी बहुत इनोसेंट हो। तुम इन डेविल्स के टेम्पटेशन में बिलीव करते हो। यहाँ पे वाई यूशु ने आइज़ क्लोज़ कर ली। उसकी वॉइस एकदम भाई चिल्लाने वाली हो गई, एकदम भाई भारी-सी हो गई। उसने वूश यहाँ पे वाई यूशु ने कहा, मैं बिलीव नहीं करता, मैं बस बिलीव करना चाहता हूँ। हेवेनली कोर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हेवेनली कोर्ट नहीं होगा, तो अर्थली कोर्ट होगा या ह्यूमन कोर्ट होगा। कहीं न कहीं ह्यूमन्स का एक ग्रुप ज़रूर होगा, जो फ्रीडम परस्यू करेगा। ये तो पुराना सीन है ना यार, पिछली बार भी बताया था कि एक इंकमैन मतलब इंकमैन सिटी या इंकमैन जो जगह थी, वहाँ वेरिएंट ह्यूमन जहाँ राज करते थे, वहाँ पे एक ह्यूमन था, वो वहाँ से भागना चाहता था। तो उसने एक बहुत बड़ी केव को पार करके हेवेनली कोर्ट को देखना था। याद होगा तुम्हें वो वाला सीन, वो हेवेनली कोर्ट की माइट देखना चाहता था। ये वही वाली स्टोरी है। अब इसके आगे ये सब बताया गया। वो आधी-आधी स्टोरी वहीं पे रुक गई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे वो सारी स्टोरी कंप्लीट हो रही है। छोड़ो कोई नहीं। यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब सीन दिखाया जाता है हमें एक और स्टोरी का। ये वाली स्टोरी है ड्यूक लॉन्ग की। ड्यूक लॉन्ग का सीन देखते हैं। 1 मिलियन साल पहले ड्यूक लॉन्ग ने एक अजीब सा लुक दिया। ड्यूक लॉन्ग कहता है, बताओ होंगटिंग, इस वर्ल्ड में कौन अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकता है? तुम्हारे थॉट्स बहुत चाइल्डिश हैं। तुम सोचते हो इमॉर्टल वल्नरेबल बनकर राइटियस पाथ लीड करना बिना सैक्रिफाइस के पॉसिबल है? इस वर्ल्ड में कौन-सी चीज़ है जिसका प्राइस नहीं देना पड़ता? तुम राइटियस पाथ को कितना शैलो समझते हो? गलत। हेवेनली कोर्ट के राइटियस पाथ को मेंटेन करने के लिए प्राइस चुकाना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे पास सैक्रिफाइस मेंटालिटी नहीं है, तो सुन लो, तुम हेवेनली कोर्ट जॉइन करने के लायक नहीं हो। ड्यूक लॉन्ग की आईब्रोज यहाँ पे उड़ गई, उसका फेस अब आइस जैसा कोल्ड हो गया था। ड्यूक लॉन्ग ने कहा, तुम कैसे रिवाइव करना चाहते हो? होंगटिंग ने यहाँ पे जवाब दिया। होंगटिंग कहता है, हर उस इंसान को जो मैंने सैक्रिफाइस करा, मतलब मेरे लिए सैक्रिफाइस हुआ, जो मेरी वजह से सैक्रिफाइस हुआ या मेरे लिए सैक्रिफाइस हुआ, मैं हर उस इंसान को रिवाइव करना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स, लिू शुशियान और बहुत सारे लोग, चाहे वो भी क्रूर और एक तरीके से ट्रेजेडीज़ ही क्यों ना हो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मास्टर, मेरे पास हमेशा एक क्वेश्चन है, क्यों? हम फेट के अरेंजमेंट्स एक्सेप्ट क्यों करें? अगर फेट ना हो, तो क्या वर्ल्ड सच में chaos में गिर जाएगा? क्या ये पॉसिबल नहीं कि वर्ल्ड एक्चुअली बेटर प्लेस बन जाए? होंगटिंग की वॉइस यहाँ पे थोड़ा ऐसी हो गई थी, बोलने लग गया था कि ऐसा क्यों नहीं है? खतरनाक ही सीन था भाई। अब देखते हैं करंट एरा के अंदर। करंट एरा जो प्रेज़ेंट टाइम था, ड्यूक लॉन्ग फेंग जिंगवांग को देखकर सीरियस टोन में कहता है। ये फेंग जिंगवांग का सीन होगा जब फेंग जिंगवांग ने भी पूछा होगा फेट के बारे में, पक्की बात है। तो देखते हैं ड्यूक लॉन्ग क्या कहेगा। ड्यूक लॉन्ग कहता है, हुआंगर, तुम्हें समझना होगा, तुम फ्यूचर में ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वल्नरेबल हो।
तुम सब पास्ट वेनरेबल को सरपास कर दोगी, यानी सबसे पावरफुल तुम होगी। तुम ड्रीम पाथ क्रिएट करोगी और पूरे वर्ल्ड में इनविंसिबल बनोगी। तुम्हारी ग्लोरी एजेस तक शाइन करेगी। तुम्हारी ह्यूमैनिटी का इंटरनल सिंबल और सपोर्ट बन के रह जाओगी। डरो मत, हेजिटेट मत करो। हर सक्सेस को स्टेप बनाकर आगे बढ़ती रहो, जब तक तुम इस वर्ल्ड के सुप्रीम पीक तक नहीं पहुंच जाती। फेंग जिंगवांग सुनते सुनते और ज्यादा ब्राइट हो गई। उसने ब्यूटीफुल स्माइल दी। ड्यूक लॉन्ग भी स्माइल कर दिया है सुनने के बाद, मतलब देखने के बाद कि वो हंस रही है। तब फेंग जिंगवांग ने उसकी तरफ देखा, स्माइल करा, दोनों स्माइल एक्सचेंज कर रहे थे। फिर फेंग जिंगवांग ने कहा, अगर ये सब फेट ने डिसाइड किया है तो मैं फेट पर बिलीव नहीं करती। सही बात है, क्या बोले। तो देखते हैं हम सीन यहाँ पे शिफ्ट हुआ, बूम आवाज आई। फेंग युआन ने हेवन ओवरसिंग टावर के रूफ पर डायरेक्टली एकदम तोड़ डाला, यानी अटैक करा, उसकी छती उड़ा दी हेवन ओवरसिंग टावर की। एक हेवनली गॉड गुई मॉडल उसे रोकने के लिए खड़ा हुआ। फेंग युआन सीधा उसके पास गया। उसने अपने हाथ उसके चेस्ट में घुसा दिए, फिर वॉलेंटली खींच लिया। उस हेवनली गॉड गुई मॉडल का बॉडी दो हिस्सों में फट गया। बॉडी ब्लड इधर समझ जाओ यार, सब दो हिस्से, दो चिथड़े हो गए। उसका फेस स्नो वाइट जैसा और आइस कोल्ड जैसा लुक था। एकदम ब्लड फेंग युआन के ब्लैक हेयर पर गिर रहा था, और वो हेयर नाइट स्काई जैसा डीप और एरी लग रहा था। ब्लड उसकी बॉडी और केप पर भी गिर रहा था। कैप ग्राउंड को टच कर रहा था, जैसे वो तुरंत ही डोमिनेशन के लिए ब्लडी पाथ बिछा रहा हो। फेंग युआन लार्ज स्ट्राइड्स में आगे बढ़ रहा था। वो टॉप फ्लोर के सेंटर तक पहुंच गया। वहां उसने देखा उसके ठीक सामने अब यहाँ पे फेडगू था, रैंक 9 का। वो हमेशा से वहीं था बेसिकली, जैसे वो मिलियंस ऑफ ईयर से ऑफरिंग्स रिसीव कर रहा हो। फेंगयुआ ने फेडगू को पकड़ लिया। उस मोमेंट कैप के अंदर से रेकलेस सेवेज की विल भी साइलेंट हो गई। वो बस फेंगयुआन को ब्लैंक स्टेयर करने लग गई, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ ये पूरे ह्यूमैनिटी का डिसीव मोमेंट है। नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का डिसीव मोमेंट है। इस वक्त फेंगयुआन के हाथ में फेडगू था। उसकी आइस कॉम्प्लेक्स इमोशन से फ्लिकर कर रही थी। उसने फाइनली फेडगू पकड़ लिया था। ये वो सीन था जो उसने काउंटलेस टाइम इमेजिन किया था। उसका गोल फाइनली यहाँ पे अचीव हो गया था। लेकिन उस मोमेंट पर उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने लेजेंड्स ऑफ रेंजू के बारे में सोचा। अब सीन देखते हैं दोबारा से, द पीक स्टोरी, द लेजेंड्स ऑफ रेंजू। द ह्यूमन इंसेक्टर, द फर्स्ट पर्सन द हु डिफाइज फेट। समझ रहे हो भाई, खतरनाक। रेंजो ने बोला, मैं फ्रीडम चाहता हूँ, मैं फेट के शक्ल से फ्री होना चाहता हूँ। उसके बाद मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जाऊँगा, जिसके साथ रहना चाहूँ उसके साथ हमेशा रहूँगा। बर्ड्स ने उसे डांटा और कहा, तुम ह्यूमंस को अकेला रहना ही लिखा है। हर गैदरिंग का एंड सेपरेशन होता है। ओह ह्यूमन, तुम फ्रीडम चेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी नेचर फॉलो करनी चाहिए। ऐसे वाइल्ड फैंटेसीज मत देखो। रेंजो ने कहा, मैं फ्रीडम चाहता हूँ और फेट के शकल्स तोड़ना चाहता हूँ। मेरे पास काउंटलेस मतलब एक तरीके से डेलिशियस और वाइन्स होंगी, यानी खाना होगा, वाइन्स होंगी, शराब होगी, एंडलेस वेल्थ होगी, और हर तरह के कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल क्लॉथ्स होंगे। बीस्ट ने उसका मजाक उड़ाया। बीस्ट ने कहा, लेकिन तुम ह्यूमंस एम्प्टी हैंड्स के साथ पैदा होते हो और एम्प्टी हैंड्स के साथ ही मर जाते हो, यानी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाते हो। ओ ह्यूमन, तुम फ्रीडम चेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी नेचर फॉलो करनी चाहिए। ऐसे वाइल्ड फैंटेसीज मत देखो। रेंजू ने बोला, मैं फ्रीडम चाहता हूँ और फेट के शकल्स तोड़ना चाहता हूँ, यानी फेट के जो हथकड़ियाँ उनसे तोड़ना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ। मैं फ्रीली सांस लेना चाहता हूँ और हमेशा जिंदा रहूंगा। मुझे एटर्नल लाइफ चाहिए। फिशेस ने यहाँ पे जवाब दिया, जो गिल्लेश फिश थे, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम ह्यूमंस का एटर्नल लाइफ से कोई रिलेशन है ही नहीं। तुम ओल्ड एज और इलनेस से ही मरोगे। ओ ह्यूमन, तुम फ्रीडम चेस करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी नेचर फॉलो करनी चाहिए। ऐसे वाइल्ड फैंटेसीज मत देखो। रेंजू यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। रेंजू फ्रस्ट्रेट हो गया। रेंजू इरिटेट हो गया। और फिर रेंजू यहाँ पे पागल हो गया। रेंजू ने कहा, तुम ऐसे थॉट्स कैसे बोल सकते हो? मैं क्यों नहीं सोच सकता? ह्यूमन अपने लव्ड वन के साथ हमेशा क्यों नहीं रह सकता? ह्यूमन वरीज के बिना लाइफ क्यों नहीं जी सकता? और एंडलेस वेल्थ क्यों नहीं पा सकता? ह्यूमन एटर्नल लाइफ क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि फेट अलाउ नहीं करता। अगर फेट अलाउ नहीं करता तो मैं कर भी नहीं सकता है। क्या मैं भी नहीं कर पाऊंगा? मैं सोच भी नहीं पाऊंगा। किस बेसिस पर नहीं सोच पाऊंगा? किस डैम बेसिस पर नहीं सोच पाऊँगा? किस बेसिस पर मुझे सोचने की परमिशन नहीं है? किस बेसिस पर इटर्नल लाइफ फॉरबिडन है? अगर ऐसे थॉट मुझे इंसेन बना देते हैं, तो मुझे लुनैटिक बनने दो। अगर ऐसा परस्यूट मुझे डेमोनिक बना देता है, तो मुझे डीमन बनने दो। फेंग युआन ने फेडगू को देखा। एक अजीब से लुक के साथ उसने उसने अपने हाथों को, अपने फिस्ट को एकदम से क्लेंच करा। क्रैक आवाज़ आई, एक सॉफ्ट सा साउंड हुआ और यहाँ पे रैंक 9 का फेडगू पीसेस में क्रश हो गया और रैंक 9 का फेडगू डिस्ट्रॉयड हो गया।